नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशा ट्रस्ट के YouTube चैनल आशा एजुकेशन में। दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस वीडियो सीरीज में यह पांचवा वीडियो है और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज के फर्स्ट प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे और फर्स्ट प्रोग्राम के हर एक वर्ड को इसमें डिटेल में आपको समझाया जाएगा। और यदि सी लैंग्वेज का फर्स्ट प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो ये निश्चित गारंटी है कि आपको आगे हर एक प्रोग्राम बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। इस वीडियो सीरीज के पहले के जो वीडियोस हैं उनको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पीछे के जो वीडियोस थे उन सब में हमने ये टॉपिक कवर किए, जैसे कि स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, एल्गोरिदम ऑफ फ्लो चार्ट, सी टोकन्स जो कि 6 टाइप के होते हैं, डेटा टाइप कन्वर्जन यानी कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन और इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो ये सभी टॉपिक हमने पहले के वीडियोस में कवर कर लिए हैं। इस वीडियो के अंदर हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम की संरचना, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को समझेंगे, आईडीई क्या होता है और इसका क्या यूज है इसके बारे में जानेंगे। हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को कैसे लिख सकते हैं, कैसे उसे कंपाइल करेंगे और कैसे उसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये सब सीखेंगे। और हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है और उसको कैसे रन करवा के रिजल्ट प्राप्त किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सी लैंग्वेज है एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि इसका जो प्रोग्राम होता है उसका एक फिक्स फॉर्मेट होता है, फिक्स स्ट्रक्चर होता है और जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसी फॉर्मेट या स्ट्रक्चर के अनुसार ही हमें लिखने होते हैं। तो इसी को ही प्रोग्राम स्ट्रक्चर कहा जाता है। जो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है उसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे कमेंट लाइन सेक्शन या हेडर फाइल सेक्शन, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन, फंक्शन डिक्लेरेशन सेक्शन जिसे हम प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन भी कहते हैं, मेन फंक्शन और उसके बाद में फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन। इन सबको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होता है कमेंट लाइन सेक्शन। सी लैंग्वेज में कमेंट लाइन को दो टाइप में बांटते हैं, सिंगल कमेंट लाइन जो कि डबल स्लैश से शुरू होती है और मल्टीपल कमेंट लाइन जो कि स्लैश और स्टार से शुरू होकर स्टार और स्लैश से एंड होती है, यानी इसके बीच में हम मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं। जो ये कमेंट लाइंस हैं इन्हें हम प्रोग्राम के किसी स्टेटमेंट को या प्रोग्राम के किसी पोर्शन को या पूरे प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए लिख सकते हैं और कमेंट लाइंस को कंपाइलर के द्वारा रीड नहीं किया जाता है। फिर है हेडर फाइल सेक्शन। हमारा जो प्रोग्राम होता है कई बार हमें हेल्प के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज करना होता है। तो ये प्री डिफाइंड फंक्शंस पहले से बनी बनाई फाइल्स जिनको कि हेडर फाइल्स कहा जाता है या लाइब्रेरी फाइल्स कहा जाता है, उनमें ये फंक्शंस लिखे होते हैं। यदि हम किसी फंक्शन को यानी प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करना जरूरी होता है और हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए हम #include प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करते हैं। ये #include क्या होता है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है और इसका काम क्या होता है, हेडर फाइल को
हमारे प्रोग्राम में लिंक कर देना, हमारे प्रोग्राम में शामिल कर देना, यानी इंक्लूड कर देना। ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन, कई बार हमें कुछ ऐसे वेरिएबल चाहिए होते हैं जो कि हम प्रोग्राम में अलग अलग फंक्शंस में कॉमनली यूज कर सकें, तो इसके लिए हमें ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं। तो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के बाद हम ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन सेक्शन, कई बार हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने होते हैं। अब ये यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए हमें सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है, और इसी को ही प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। जो ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, ये हेडर फाइल्स के बाद में और मेन फंक्शन से पहले लिखे जाते हैं या इनको लिखा जाता है। इसके बाद में देखिए मेन फंक्शन सेक्शन। मेन, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, मेन का मीनिंग क्या होता है, मुख्य यानी इंपॉर्टेंट। तो हमारे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का सबसे मेन पार्ट यही होता है। प्रोग्राम को जब कंपाइलर के द्वारा रीड किया जाता है तो वो प्रोग्राम को रीड करने की शुरुआत मेन फंक्शन से ही करता है। सी लैंग्वेज में ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं हो सकता जिसमें मेन फंक्शन ना हो, और पूरे प्रोग्राम में मेन फंक्शन केवल एक बार लिखा जाता है। और जो मेन फंक्शन है ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, यानी कि यूजर यानी हम अपनी जरूरत के अनुसार इस फंक्शन को लिखते हैं। फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन, कई बार हमें और भी मेन फंक्शन के अलावा भी कुछ फंक्शंस बनाने होते हैं। इसके लिए हम फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन का यूज करते हैं, यानी कि मेन फंक्शन के बाद में जो फंक्शन हमने शुरू में डिक्लेयर किए थे फंक्शन डिक्लेरेशन सेक्शन के दौरान, तो उन फंक्शन को डिफाइन कहाँ किया जाता है, मेन फंक्शन के बाद में। फिर से समझिए, फंक्शन को डिक्लेयर कहाँ करना है, मेन फंक्शन से पहले, और फंक्शन को डिफाइन कहाँ करना है, मेन फंक्शन के बाद में। अब हमें समझना है कि आईडीई क्या होता है। आईडीई का पूरा नाम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, यानी कि ऐसी अलग अलग कई सारी चीजों से मिलकर बना हुआ एनवायरनमेंट जिसमें हम हमारे प्रोग्राम को डिजाइन, डेवलप और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये सारे काम हम एक आईडीई की हेल्प से कर सकते हैं। जो आईडीई है इसके तीन मेन स्टेटस होते हैं, तीन मेन इसकी स्थितियां होती हैं, जिसमें कि हम प्रोग्राम को डिजाइन और डेवलप करते हैं। उसके साथ साथ में प्रोग्राम को हम रन और एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। यदि प्रोग्राम में कोई एरर है तो हम उसे डिबग भी कर सकते हैं। तो आईडीई हमें ये तीनों काम करने की परमिशन प्रोवाइड करता है। अब आईडीई के बारे में हमने जान लिया। अब हम जब सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके लिए कौन सी आईडीई यूज करेंगे और वो कहां से हमको मिलेगी, कैसे उसको चलाना है, वो अब आगे समझते हैं। डेवलपर सी प्लस प्लस यानी देव सी प्लस प्लस नाम से एक आईडीई इंटरनेट पर उपलब्ध है, जो कि एकदम फ्री है, एकदम सिंपल है, यूज करने में एकदम आसान है और एकदम ये पोर्टेबल है, यानी कि इसे हम कोई भी प्रोग्राम इसमें लिख के इसको कहीं भी रन करके देख सकते हैं। ये जो आईडीई है उसको हम लोग, ये जो दिया गया लिंक है इस लिंक को आप नोट कर लीजिए, यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। एकदम आसान है, सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते जाएंगे और ये जो आईडीई है हमारे सिस्टम में, हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगी, जिसमें हम हमारे प्रोग्राम को लिख सकते हैं। डेवलपर सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करने के बाद में जब हम उसे पहली बार स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने वेलकम स्क्रीन डिस्प्ले होती है। इस वेलकम स्क्रीन में हम न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं और
एक नई फाइल ओपन हो जाती है। इस नई फाइल में हम हमारे प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं। अब जो ये फाइल है उसको सेव करने के लिए हम कीबोर्ड से Ctrl+S कमांड प्रेस करते हैं और फाइल को सेव करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि फाइल का एक्सटेंशन नेम हमेशा .c रखना है। एक्सटेंशन नेम हमेशा .c रखना है। अब हमने फाइल को ओपन करके उसको सेव कर लिया, उसमें प्रोग्राम टाइप कर लिया। अब हमको प्रोग्राम को और कंपाइल करना होता है। तो कंपाइल करने के लिए हम लोग F9 प्रेस करते हैं और प्रोग्राम को रन या एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग F10 प्रेस करते हैं। और कंपाइल और रन और एग्जीक्यूट यानी ये दोनों प्रोसेस एक साथ में करने के लिए हम F11 प्रेस करते हैं। तो कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और वाइस वर्सा यानी कि लो लेवल लैंग्वेज को वापस हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब इसकी जरूरत क्यों है? हमने प्रोग्राम लिखा सी लैंग्वेज में, लेकिन कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो सी लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर काम करता है। इसी को ही ट्रांसलेटर यानी कि भाषा अनुवादक है ना, जो कि भाषा को अनुवाद करता है, ट्रांसलेट करता है, इसका यूज किया जाता है। ये हमारे लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर मशीन यानी कि कंप्यूटर मशीन जो भी रिजल्ट देगी उस रिजल्ट को वापस हमारे सी लैंग्वेज के रूप में डिस्प्ले करेगा। तो इसलिए हमें प्रोग्राम को कंपाइल करना होता है। जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो एक फाइल जनरेट होती है जिसको .obj फाइल कहा जाता है। यानी हमने जब फाइल को सेव किया था, फाइल को सेव किस नाम से किया था, जो भी उसका नाम रखा और एक्सटेंशन क्या रखा था, .c। अब .c वाली फाइल को ये कन्वर्ट किस में कर देगा, .obj में, यानी ऑब्जेक्ट फाइल में, यानी कि मशीन लैंग्वेज के कोड में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, कंपाइलेशन प्रोसेस। अब हमने प्रोग्राम को कंपाइल कर लिया। अब प्रोग्राम को जब अपने एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करना यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, क्रियान्वित करना, रन करना। तो एग्जीक्यूट करने पर एक और फाइल जनरेट होती है और उस फाइल को क्या बोलते हैं, .exe फाइल। यही एक्चुअल फाइल होती है जो कि हम यूज में लेते हैं, हमको इनपुट एक्सेप्ट करके और हमको आउटपुट शो करती है। तो ये जो exe फाइल है ये जनरेट होती है और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एग्जीक्यूशन कहा जाता है और यही हमारा रनेबल प्रोग्राम होता है। तो दोस्तों, अब हम इतना पढ़ और समझ चुके हैं कि हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पर ये फर्स्ट प्रोग्राम लिखा हुआ है। मैं आपको इस प्रोग्राम के एक एक शब्द का मीनिंग और यूज आपको बताऊंगा। भी ये शब्द इसलिए लिखा गया है, इसका ये पर्पज है और ये काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने स्लैश और स्टार का यूज करके एक कमेंट लाइन लिखी है और इसी को ही मल्टीपल कमेंट लाइन बोला जाता है, जो कि स्लैश और स्टार से शुरू होती है और एंड में स्टार और स्लैश से इसको बंद कर दिया जाता है। ये जो कमेंट लाइन है इसको कंपाइलर के द्वारा रीड नहीं किया जाएगा। उसके बाद हमने अगली लाइन में लिखा है हैश इंक्लूड। आपको बताया था हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है जो कि हमारी प्रोग्राम फाइल में हेडर फाइल को इंक्लूड करता है। हिंदी में समझिए, इंक्लूड करना यानी कि शामिल करना। हेडर फाइल यानी कि पहले से एक बनी बनाई फाइल होती है जिसको लाइब्रेरी फाइल भी कहा जाता है। उस लाइब्रेरी फाइल में बहुत सारे फंक्शंस पहले से बने हुए होते हैं। हम उन फंक्शंस को
हमारे प्रोग्राम में जरूरत के अनुसार यूज कर सकते हैं। तो उन फंक्शंस को यदि अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड हेडर फाइल को प्रोग्राम में शामिल करना जरूरी है, और उसी के लिए हमने #include प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करके और हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। दोस्तों, जो ये चीजें मैं बता रहा हूं, आपको हर प्रोग्राम में ये चीजें काम में आएंगी। आपका जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम में जब वाइवा होगा, वाइवा के अंदर आपको यही चीजें पूछी जाएंगी कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है या इस लाइन का क्या मीनिंग है, ये हमने क्यों लिखी है, इसका क्या पर्पज है। तो हमको एक एक शब्द और एक एक लाइन हमको अच्छे से पता होनी चाहिए, जो कि मैं आपको समझा रहा हूं। तो उससे अगली लाइन में हमने लिखा इंट मेन। जो ये मेन फंक्शन है, यही सी लैंग्वेज की जान है। सी लैंग्वेज के जो शुरुआत है वो इसी मेन फंक्शन से ही होती है। वो पूरे प्रोग्राम में केवल एक मेन फंक्शन होता है। बिना मेन फंक्शन के सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम नहीं बन सकता है। ये सारी चीजें मेन फंक्शन के बारे में हमको ध्यान रखनी है। अब मेन फंक्शन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, यानी कि यूजर इसको अपनी जरूरत के अनुसार बनाता है और इसमें चेंजेस भी कर सकता है। तो शुरू में हमने देखा जैसे ही लिखा हुआ है इंट मेन। तो इंट क्या है? एक डेटा टाइप है जो कि फंक्शन के नाम से पहले लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, यानी इंटीजर टाइप की वैल्यू को वापस लौटाएगा। अब किसको लौटाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को लौटाएगा। फिर ये करली ब्रेसेस का यूज किया गया है, ये स्टार्टिंग करली ब्रेस और ये एंडिंग करली ब्रेस, जो कि मेन फंक्शन की बॉडी को बता रहे हैं कि मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर ये बॉडी एंड हो रही है। इसके बाद हमने अगली लाइन में लिखा है इंट a, b, c, यानी हमने इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल लिए हैं। तो इंटीजर इंट क्या है? एक कीवर्ड है, और इसका यूज और पर्पस क्या है कि ये डेटा टाइप के बारे में बताता है, इंटीजर डेटा टाइप के बारे में। a, b, c ये सब क्या है? वेरिएबल है, और वेरिएबल क्या होते हैं? मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, स्थान घेरते हैं, इनमें कोई वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। अब देखो, जो हमने पहले के वीडियोस में पढ़ा हुआ है वो सारी चीजें यहाँ पर काम में आने वाली हैं। वो सारी डेफिनेशंस यहाँ पर काम में आने वाली हैं कि कीवर्ड क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, है ना। तो उन सब की डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी हुई है। यदि आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले के सभी वीडियोस शुरू से एक एक करके देखते हुए यहाँ तक आइए और आगे पढ़िए, तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने ये डबल स्लैश का यूज करके कमेंट लाइन लिखी है, इसे सिंगल कमेंट लाइन बोलते हैं। सिंगल कमेंट लाइन को हमने स्टार्ट तो किया डबल स्लैश का यूज करके, लेकिन इसको एंड करने की जरूरत नहीं होती है। अब उसके बाद हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा। प्रिंटफ एक आउटपुट फंक्शन होता है जो किसी मैसेज को या किसी वैल्यू को प्रिंट करने का काम करता है। कहाँ पे प्रिंट करेगा? आउटपुट स्क्रीन पर। अब इसके लिए हमने करली ब्रेस पैरेंथेसिस, यानी कि ये जो छोटा कोष्ठक होता है, इसको हमने शुरू किया। फिर हमने डबल कोटेशन लिखा। डबल कोटेशन के बाद में हमने /n लिखा। फिर हमने मैसेज लिखा एंटर टू नंबर्स, लास्ट में फिर से /n, फिर डबल कोटेशन बंद, ब्रैकेट बंद और लास्ट में सेमीकोलन। तो इस तरीके से हमने ये पूरा प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा। अब जो लिखने के लिए जो रूल्स हैं वो हमको जरूर याद रखने हैं और इनको फॉलो करना है कि प्रिंटफ में सारी चीज हम लोग कैसे लिख रहे हैं? डबल कोटेशन के बीच में लिख रहे हैं। /n क्या होता है? एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, जो /n है एक एस्केप सीक्वेंस होता है, जिसको कि बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट भी बोला जाता है। और इसका यूज क्या है कि ये कर्सर को नई लाइन में भेज देता है। कर्सर को नई लाइन में भेजने के लिए /n का यूज किया जाता है। और लास्ट में हमने सेमीकोलन का यूज किया है। जब भी सी लैंग्वेज में कोई स्टेटमेंट खत्म होता है
तो उसको सेमीकोलन से बंद किया जाता है। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस कंप्लीट होने पर हम फुल स्टॉप लगाते हैं, हिंदी लैंग्वेज में वाक्य पूरा हो जाने पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार से सी लैंग्वेज में सेंटेंस या स्टेटमेंट पूरा लिखने के बाद में सेमीकोलन लगाया जाता है। अब इसके बाद में हमने लिखा है स्कैनफ। स्कैनफ एक इनपुट फंक्शन होता है जो कि डेटा को रीड करता है और वेरिएबल में स्टोर करवाता है। अब ये तो हो गया स्कैनफ का काम, इसका यूज, इसका पर्पस। अब एक आपको स्पेशल वार्निंग आपको मैं दे रहा हूं। वार्निंग क्या है? वार्निंग कोई धमकी नहीं है, लेकिन समझाने के लिए है कि जो ये स्कैनफ स्टेटमेंट है, स्कैनफ स्टेटमेंट सी लैंग्वेज का सबसे खतरनाक स्टेटमेंट है। इसमें स्टूडेंट से गलतियां होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं और हमको इसीलिए ये स्टेटमेंट बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान से लिखना होता है। तो आप चीजों का ध्यान रखना, इसको अच्छे से समझना और फिर उसके अनुसार ये स्टेटमेंट लिखना है। मैं आपको एक एक अक्षर के बारे में इसको समझाता हूं। सबसे पहले हमने स्कैनफ में ये पैरेंथेसिस शुरू किया और डबल कोटेशन को शुरू किया। फिर इसके बाद हमने लिखा %d और %d, ये 2 बार लिखा। 2 बार क्यों लिखा? कि हमको 2 इंटीजर टाइप की वैल्यू को रीड करना है। %d क्या है? एक कंट्रोल स्ट्रिंग है जो कि इंटीजर डेटा टाइप के लिए यूज में आती है। तो स्कैनफ क्या करेगा? 2 इंटीजर टाइप की वैल्यू को रीड करेगा। अब रीड करने के बाद में क्या करेगा? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने यहाँ डबल कोटेशन को बंद कर दिया है और बंद करने के बाद में हमने यहाँ पर क्या किया है? इस कोमा का यूज किया है। ये फिर से ध्यान से देखिए और समझिए कि डबल कोटेशन बंद होने के बाद में और इस कोमा को यूज किया गया है। तो ये चीज आपको बहुत ही ध्यान से नोटिस करनी है। इसके बाद में हमने क्या किया? लिखा एंड ए। अब यहाँ पर इसको एंड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एड्रेस ऑफ। तो ये क्या कहा जाएगा कि एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी। अब इन दोनों के बीच में ये कोमा आएगा, ये कोमा जो है इन दोनों के बीच में आएगा। अब हमसे गलतियां क्या क्या होंगी वो भी मैं आपको यहीं पर ही बता देता हूं कि स्टूडेंट ज्यादातर क्या गलती करके आते हैं कि डबल कोटेशन को शुरू कर देंगे तो बंद करना भूल जाएंगे, या बंद करेंगे वो लास्ट में बंद करेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। या जो ये कोमा है, कोमा की सबसे ज्यादा गलती होती है। कोमा की गलती क्या करेंगे? जैसे %d 2 बार लिखा हुआ है तो इन दोनों के बीच में कोमा लगा देंगे, जो कि नहीं लगना चाहिए। फिर ये जो डबल कोटेशन बंद हो रहा है, इसके बाद में कोमा लगाना है, जो हम क्या करते हैं जल्दीबाजी में लिखते टाइम और डबल कोटेशन के नीचे ही कोमा लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। और एड्रेस ऑफ वेरिएबल के बाद में हमको लगाना जरूरी होता है और यहाँ पर हम कोमा लगाना भूल जाते हैं। जहां पर लगाना है वहां हम लगाते नहीं है और जहां पर कोमा नहीं लगाना है वहां पर हम जरूर लगा के आ जाते हैं और वहीं पे गलती हो जाती है। तो ये हमको गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको बहुत ही ज्यादा इसके बारे में ध्यान रखना है। तो फिर से सुनिए, जो स्कैनफ है वो क्या करेगा? %d यानी कि इंटीजर टाइप की एक वैल्यू को रीड करेगा। इस वैल्यू को रीड करके एड्रेस ऑफ ए में स्टोर कर देगा। फिर %d इंटीजर टाइप की दूसरी वैल्यू को रीड करेगा, दूसरी वैल्यू को रीड करके एड्रेस ऑफ बी में रख देगा। तो इस तरीके से ये जो स्कैनफ स्टेटमेंट है ये यहाँ पर हमारा वर्क कर रहा है। आपको वाइवा के अंदर यही पूछा जाएगा भी स्कैनफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये क्या है, क्यों लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो आपको इस तरीके से एक एक चीज डिटेल में बतानी है। इसके बाद में एकदम सिंपल है कि हमने फॉर्मूला लिखा C = A + B, यानी कि जो वैल्यू A और B वेरिएबल में स्टोर हुई है उन दोनों को जोड़ के और रिजल्ट कहाँ भेज दिया? C में। अब यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो ये इक्वल टू का सिंबल है, ये इक्वल टू का सिंबल
कैसे वर्क करता है, राइट टू लेफ्ट वर्क करता है, यानी कि राइट साइड वाला डेटा लेफ्ट साइड में चला जाएगा, यानी ए और बी को जोड़ेंगे तो रिजल्ट कहाँ चला जाएगा, सी में। और लास्ट में हमने क्या किया, प्रिंटएफ। प्रिंटएफ क्या करता है कि मैसेज को और वैल्यू को प्रिंट करवाता है। तो हमने एडिशन इक्वल्स टू ये मैसेज है, %d का यूज करके हमने वैल्यू को प्रिंट करवाया है। अब किसकी वैल्यू को प्रिंट करवाया है, आगे अपन ने कोमा लगा के वेरिएबल का नाम लिखा है सी, यानी ए और बी को जब हमने जोड़ा था उसका जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट को हमने सी में स्टोर करवा दिया। तो इसके बाद में हमने लिखा कि गेट सी एच। अब ध्यान से सुनना है, इसके बारे में भी कई क्वेश्चन बनते हैं वाइवा के अंदर। गेट सी एच एक इनपुट फंक्शन है जो कि एक कैरेक्टर को रीड करने का कार्य करता है। इसका एक्चुअल कार्य क्या है, एक कैरेक्टर को रीड करना। और जो ये गेट सी एच है, यहाँ पर हमने प्रोग्राम में किस लिए यूज लिया है, ताकि जो आउटपुट स्क्रीन है कोई बटन दबाने तक आउटपुट स्क्रीन रुकी रहे, इसके लिए हमने गेट सी एच फंक्शन का यूज किया है। तो ये हमारा सी लैंग्वेज का फर्स्ट प्रोग्राम था। इसके एक एक शब्द के बारे में मैंने आपको बताया। आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके वीडियो को शुरू से वापस देख सकते हैं। इस प्रोग्राम को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यही इसी टाइप के आगे जो हम लोग प्रोग्राम सीखेंगे देखेंगे तो 60% हिस्सा यही हम लोग फॉलो करेंगे। तो 60% चीजें वापस रिपीट होंगी और उन चीजों के बारे में हमको पहले से पता होना चाहिए। तो ये सारा प्रोग्राम जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप एक बार फिर से इसको रिवाइज करके देख लीजिए। अब आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। आपको रफ कॉपी में आप ये क्वेश्चन करेंगे और जिस किसी का क्वेश्चन सही हो जाता है उसको आपको प्रोग्राम को कंप्यूटर में टाइप करेंगे, वही जैसे आपको कि बताया गया है कि डेवलपर C++ सॉफ्टवेयर के अंदर आप उसको टाइप करके रन कर सकते हैं और रिजल्ट जो आता है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सरल ब्याज ज्ञात करने के लिए सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाइए। अब सरल ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, आप ध्यान से सुनिए। सरल ब्याज यानी कि मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, ये तो हो गया फॉर्मूला हिंदी में। अब इसको इंग्लिश में भी समझ लीजिए कि प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला बनता है। तो हमको तीन चीजें यदि पता होंगी कि हमको प्रिंसिपल मालूम होगा, हमको रेट यानी कि दर मालूम होगी, हमको ये टाइम यानी कि समय मालूम होगा, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करके और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रोग्राम बनाना है। क्या आपने इनपुट किया और क्या आपका रिजल्ट आया वो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हमने आज की वीडियो में क्या क्या चीजें पढ़ी, सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को पढ़ा, हमने आईडीई के बारे में जाना कि आईडीई किसे कहते हैं और हम हमारे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के लिए आईडीई कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे। उसके साथ साथ हम प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं, कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। फिर कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन के बारे में हमने डिटेल से जाना कि कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होती है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या होती है, और प्रोग्राम के एक एक शब्द को डिस्कस किया। तो जो ये प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन है, ये यदि आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये आगे हर एक प्रोग्राम में और बार बार ये चीजें रिपीट होंगी, तो इसलिए हमको इनका नॉलेज होना जरूरी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कई सारे प्रोग्राम, कई सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। हम लोग अलग अलग प्रोग्राम बनाएंगे
और उनको डिस्कस करेंगे कि ये प्रोग्राम कैसे और क्या आउटपुट जनरेट करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।